प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल के लिए एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू करने की सराहना की। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आज आखिरी दिन राज्य सरकार ने 83,000 करोड़ से अधिक राशि का किया व्यय। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि हुई खर्च। बोकारो के अंकित की पढ़ाई में गरीबी अब नहीं बनेगी बाधा। मुख्यमंत्री ने दिया अंकित को पढ़ाई में हर संभव मदद का निर्देश। जिला प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी। आज भी राज्य की कई जगहों पर हुई बारिश। कल भी कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत शुल्क लागू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया है। श्री पुरी ने अपने ट्वीट संदेशों में बताया कि शुल्क की इस प्रणाली से वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल को लागू करने में मदद मिलेगी और दूर दराज के इलाकों में भी गैस के बाजार को बढ़ावा मिलेगा। श्री पुरी ने कहा कि एकीकृत शुल्क प्रणाली देश भर में आर्थिक विकास के उद्देश्य को लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित सेना की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अपने भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहां पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को। और इस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है।
मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं 1 अप्रैल को वहां जाकर इसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था, और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेना की 3 दिवसीय मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसमें भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता समेत अन्य कई विषयों पर चर्चा शामिल है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर चर्चा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CNN न्यूज 18 नेटवर्क के वॉइस ऑफ इंडिया मोदी एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव मन की बात पर कॉफी टेबल बुक निकाले जाने की प्रशंसा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में इस बुक का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जिसमें आधारभूत स्तर पर परिवर्तन लाने वाले लोगों की उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। अगले महीने मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आज आखिरी दिन है। आज राज्य सरकार के सभी कार्यालय देर रात तक खुले रहेंगे। दूरदर्शन से बातचीत में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब तक 83,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देर रात तक इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा राशि खर्च हुई है। साल की तुलना से अधिक है, मैंने 21-22 ना, हाँ 21-22 की तुलना से 22-23 अधिक है ना। 67-68% का खर्चा होता था, अभी तो 87 में पहुंचे हम लोग। अभी 82 से अधिक प्रतिशत से अधिक तो हो चुके हैं, 85-87 तक पहुंचे हैं हम लोग। राज्य के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट राशि खर्च हुई है। एक्सपेंडिचर था वो हम लोग का 77,000 to 78,000 करोड़ था, उससे हम इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से बढ़ी दर से टैक्स की वसूली होगी। टोल की दरों में 5 से 10% तक वृद्धि अलग अलग जगहों के हिसाब से की गई है। यह वृद्धि देश भर के टोल प्लाजा पर की गई है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी 14 टोल प्लाजा है, जहां से गुजरने वाले वाहनों से यह राशि ली जाती है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से टोल दरों में वृद्धि के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दिल्ली में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई वर्षों से विदेश व्यापार नीति का इंतजार था। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी
हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बोकारो के बड़की पुनू निवासी अंकित कुमार को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके परिजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबी किसी की पढ़ाई में बाधा न बने, सरकार इसका प्रयास करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली थी कि मैट्रिक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त करने वाला अंकित आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की तत्काल जांच करने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी से जुड़े रामगढ़ के गोला गोली कांड में जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद अब ममता देवी को अपनी बेल के लिए और इंतजार करना होगा। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज प्रशिक्षु IFS अधिकारियों से मुलाकात की। उपायुक्त ने इन अधिकारियों को आकांक्षी जिला बोकारो के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। दरअसल ये अधिकारी मंत्रालय के निर्देश पर आकांक्षी जिला के तहत बोकारो में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने पहुंचे थे। इससे पूर्व उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी आयामों के तहत जिले में हो रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों को दी। और अब बात कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 3000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1390 रही। 98.78% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.91% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,208 है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य के कई अनुसूचित जनजातियों को खतियान में हुई लिपिकीय त्रुटि और अधिकारियों की असंवेदनशीलता के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कारण जनजातीय समुदाय के इन लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। रांची के श्री चैती दुर्गा पूजा समिति भुथा तालाब द्वारा आज महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस महाभंडारे में स्थानीय सांसद संजय सेठ समेत कई नेता शामिल हुए। महाभंडारे में आम लोगों ने भी काफी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का आज राज्य भर में विसर्जन किया जा रहा है। चैती नवरात्रि के मौके पर जगह जगह मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई थी। कल हवन के साथ नवमी को पूजा अनुष्ठान संपन्न हो गया था। आज दसवीं को मां को विदाई दी जा रही है। गोड्डा मुख्यालय में भगवती दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रमजान का महीना होने के कारण पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए थे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राथमिकता सेक्टर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कौशल विकास और महिला बाल विकास की
योजनाओं को शामिल कराने का निर्देश दिया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत हथिया बाबा के समीप दनवा घाटी में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ, जहां अहले सुबह सरसों तेल लदे एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग की वजह से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यह ट्रक राजस्थान के अलवर से कोलकाता जा रही थी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। देवघर के जलसार स्थित जटाहर बाबा के समीप 29 मार्च को हुए गोलीकांड का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि इस गोलीकांड में युवक राज केसरी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। जलसार पार्क के पास में एक युवक जिसका नाम राज केसरी है, उसको गोली मारने की एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। सूचना पाकर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीपी और मैं खुद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और जो मृतक था वो उस वक्त घायल था, इलाजरत था। उसका बयान हम लोगों ने लिया तो उसने 2 असेलेंट्स का नाम बताया। एक का नाम मोनू ठटेरा और दूसरे का नाम उसने बताया रितेश शाह। नशीले पदार्थों के विरुद्ध जारी अभियान में आज देवघर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र से 6 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शहीद आश्रम रोड में कुछ युवकों द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। 2023 को देवघर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शहीद आश्रम रोड में कुछ लड़के हैं जो नशीले पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री के धंधे में शामिल हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उक्त सूचना से कुंडा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। साथ ही एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा काफी प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला आरपीएफ जवान और एक शिक्षक की मौत हो गई। चाईबासा में तैनात आरपीएफ महिला जवान स्कूटी से ड्यूटी के लिए चक्रधरपुर से चाईबासा जा रही थी। इसी दौरान पोटका स्थित पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया। वहीं दूसरी घटना कराईकेला थाना क्षेत्र के बेलटांगर गांव के पास एक शिक्षक सुसेन महतो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिक्षक सुसेन महतो बस पटमदा अपने घर से स्कूल जा रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आज से आगाज हो रहा है। 16वें सीजन का पहला मैच हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस और एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इससे पहले रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 10 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप मैचों की समाप्ति के बाद 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। इस बार कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर होगा। इस बार भी सभी 10 टीमें 7 मैच अपने घर पर और 7 मैच घर के बाहर खेलेंगी। इस दौरान 18 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार गुवाहाटी, धर्मशाला को भी आईपीएल मैच आयोजित करने का मौका मिल रहा है। बेंगलुरु में होने वाले सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग के लिए झारखंड की टीम रवाना हो गई है। टीम के खिलाड़ी आज राजधानी रांची से रवाना हुए। इस टीम में रांची और जमशेदपुर के 4-4 खिलाड़ी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल
राज्य में गरज के साथ बारिश की संभावना है। केंद्र के मुताबिक कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात भी हो सकती है। राज्य में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 से 4 दिन में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हालांकि 2 अप्रैल से मौसम सामान्य हो जाएगा। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग समय, गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर के हिसाब से भी हो सकती है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। और बात करें 1 तारीख की, तो 1 तारीख को थोड़ा सा कमी आएगी और झारखंड में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 21.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश भर में अब तक 40,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। यह उपलब्धि पिछले साल अप्रैल में मिशन अमृत सरोवर शुरू होने के बाद 11 महीने की छोटी अवधि में हासिल हुई है। मिशन के तहत इस वर्ष 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2017 के मन की बात कार्यक्रम में जीएसटी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से जीएसटी व्यापारियों के लिए सुविधाजनक माहौल तैयार कर रहा है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। देश की जीवंत और समृद्ध विरासत को दुनिया भर में प्रदर्शित करने की संकल्पना को मजबूती प्रदान करते हुए आज प्रसार भारती ने फ्रांस के लोक प्रसारक फ्रांस मीडिया मोंडे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर हुए हस्ताक्षर से डीडी इंडिया चैनल की पहुंच दुनिया भर में बढ़ेगी। इस एलओआई पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और फ्रांस मीडियाज मोंड की चेयरमैन और सीईओ मैरी क्रिस्टीन सारागोसे ने हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल फ्रांस 24 इंग्लिश एफएमएम द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसके पास भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रसारण लाइसेंस है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शेर झारखंड क्लब लाइन मोहल्ला गोबल टोली के राम भक्तों के साथ तलवारबाजी करते हुए काफी उत्साहित दिखे। पलामू के उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम स्थित मानगो नगर निगम के आह्वान पर स्वच्छता मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान महिला आइकॉन, अग्रणी स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छता यात्रा और स्वच्छता शपथ जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोड्डा जिले के स्थानीय नगर भवन में जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में बाल विवाह अधिनियम 2006 विषय पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वक्ताओं ने बाल विवाह की रोकथाम पर चर्चा की। पलामू टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों में बाघ की एक खूबसूरत वीडियो कैद हुई है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 40 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे बाघ की निगरानी की जा रही है।
कोयलांचल का गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली पुलिस की लापरवाही के कारण देश छोड़कर फरार हो गया। गैंगस्टर प्रिंस खान ने पुलिस को अंधेरे में रखकर अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन बैंक मोड़ थाना से करवाया। इस मामले में एसएसपी संजीव कुमार ने दरोगा कालिका राम को सस्पेंड कर दिया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में हथिया बाबा के दनुआ घाटी में सरसों तेल से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। इस आग में ट्रक जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि पुलिस की टीम ने चालक को सुरक्षित निकाल लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत परम बालजोड़ी गांव के जंगल में स्थित डीके घोष कंपनी की विस्फोटक रखने वाली मैगजीन को भाकपा माओवादियों ने धावा बोलकर लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 3 अप्रैल को जमशेदपुर के टिन प्लेट कंपनी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेना प्रस्तावित है। उपायुक्त विजया जाधव ने मुख्यमंत्री के आगमन के तैयारियों की समीक्षा को लेकर टाटा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 31 मार्च साल 1889 में फ्रांस के पेरिस में स्थित मशहूर एफिल टावर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इस टावर का डिजाइन और निर्माण कार्य अलेक्जेंड्रे गुस्ताव एफिल की दिशा निर्देश में हुआ। ये एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर थे। इस विश्व प्रसिद्ध टावर का निर्माण कार्य 136 वर्ष पूर्व जनवरी 1887 में शुरू हुआ था और आज ही के दिन 2 साल 2 महीने और 5 दिनों के बाद साल 1889 को इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। इस टावर को यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। एफिल टावर की 3 मंजिल हैं। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है, तो दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर थी। हाल ही में इस ऐतिहासिक टावर के ऊपर 6 मीटर का एक नया डिजिटल रेडियो एंटीना लगा दिया गया, जिसके बाद इसकी कुल लंबाई 330 मीटर हो गई। इस डिवाइस को हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया गया। लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम में 37 मीटर लंबा और 57 टन वजनी डायनासोर का अनावरण किया जा रहा है। सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक थे। इस प्रदर्शनी में पहली बार 2014 में खोजी गई फॉसिल बोन्स में भी है, जिसमें 2.4 मीटर फीमर भी शामिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल के लिए एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू करने की सराहना की। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आज आखिरी दिन राज्य सरकार ने 83,000 करोड़ से अधिक राशि का किया व्यय। वित्त मंत्री ने कहा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि हुई खर्च। बोकारो के अंकित की पढ़ाई में गरीबी अब नहीं बनेगी बाधा। मुख्यमंत्री ने दिया अंकित को पढ़ाई में हर संभव मदद करने का निर्देश। जिला प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। और मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी। आज भी राज्य में कई जगहों पर हुई बारिश। कल भी कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना।